नमस्कार दोस्तों और साथियों, पर्यावरण के बेसिक डोज 4 में आपका स्वागत है। जी हाँ, ये तथ्य और प्रश्न बेसिक शिक्षा परिषद की किताबों से बनाए गए हैं, SCERT की किताबों से लिए गए हैं, जो कि यूपी टेट की परीक्षा के लिए या पर्यावरण की जो बेसिक तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो गतांक से आगे पर्यावरण के अन्य सेशन को देखने के लिए बेसिक डोज, स्पेशल बेसिक डोज 1, स्पेशल बेसिक डोज 2, स्पेशल बेसिक डोज 3 के बाद हम आपके लिए लेके आए हैं पर्यावरण का स्पेशल बेसिक डोज 4। आइए, आवाज़ें अलग अलग है ना। हर जीव जंतु एक खास तरह की आवाज़ निकाल करके अपने साथियों को संदेश देता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज़ चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, उस इलाके में रहने वाले सभी जानवर इससे चेतावनी समझ सचेत हो जाते हैं। पशु पक्षियों के सोने का ढंग भी अलग होता है। हम में से सबको आराम की ज़रूरत हो। जब कभी हम थक जाते हैं तो आराम करने की ज़रूरत महसूस करते हैं। एक छोटा बच्चा दिन में 14 से 16 घंटे सोता है। सोना भी चाहिए, उससे उसका मस्तिष्क का विकास अच्छे तरीके से होता है। वयस्क के लिए 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है ना। मनुष्यों की तरह जानवर भी सोते हैं। ज़्यादातर जानवर हमारी तरह रात में सोते हैं। कुछ जानवर जैसे उल्लू, चमगादड़ दिन के समय सोते हैं। बहुत से जीव जंतु किसी खास मौसम में लंबे समय तक दिखाई नहीं देते हैं। जैसे सर्दियां आते हैं, छिपकलियां गायब हो जाती हैं, तो वो कहाँ चली जाती हैं? शीत निद्रा में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? शीत निद्रा में चली जाती हैं। मेढक आपको दिखाई नहीं देते हैं, वो बरसात में निकल के आते हैं। वो अभी ज़मीन के अंदर गहराई में चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। फिर वो बरसात के साथ ही अपना उनका वापस फिर वो निकल कर आते हैं, प्रजनन करते हैं, जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो आपने देखा कि ज़्यादातर जानवर खास मौसम में जो उनके लिए अनुकूल नहीं होता है, तो अपने आप को सुप्तावस्था में ले जाकर चले आते हैं। अब हम बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की। देखिए, हमने सब पर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों पर बहुत डिटेल से बातें कर ली हैं, लेकिन इन जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ये वो खास वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो कि SCERT की बुक, जो कि सिलेबस जिससे बनता है, जिससे क्वेश्चन बनना है, कहा नहीं जाता है कि प्राथमिक स्तर और कठिनाई इंटरमीडिएट के स्तर बेसिक शिक्षा परिषदों की बुकों में इनका मेंशन किया गया, इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है भैया? इडुक्की केरल में है। चंद्रप्रभा चंदौली उत्तर प्रदेश में। मानस अभ्यारण्य असम में है। जलदापारा अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में। कान्हा अभ्यारण्य और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। फासिल भी यहीं पे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हो कि लखीमपुर पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी में। गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है भैया? गुजरात में है। केवला देव सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। सबके बारे में महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ भैया? ललितपुर में है। इनको आप याद रखेंगे। ये बेसिक शिक्षा परिषद और SCERT के बुक में ये मेंशन किए गए हैं, इसलिए इनको जानना आपके लिए ज़रूरी है ना। ठीक है, आइए देखते हैं भारत के प्रमुख वन्य जीव उद्यानों अभ्यारण्य के बारे में। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और उद्यान देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली उत्तर प्रदेश में है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है भैया? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों का घर कहा जाता है, गुजरात में है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। जीव कार्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना उत्तराखंड में, इसको हैलिन नेशनल पार्क भी कहा जाता है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में, आपको पता है। काजीरंगा असम में एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया भर के 2/3 गेंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया? राजस्थान। ये थे बेसिक फैक्ट। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी खेती और किसानी की, इसे भी जानें। सिंचाई के लिए ड्रिप या स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग करना चाहिए, इससे पानी खर्च होता है। देखिए ध्यान दीजिए, ड्रिप या टपक विधि या स्प्रिंकलर या छिड़काव विधि। इसमें एक लंबी सी पाइप ऐसे बिछा देते हैं
और पूरे खेत भर में, और उसमें जगह जगह छेद होता है, पानी सप्लाई होता है, उसमें छेद से ही फुहारे के रूप में पानी बाहर निकलता रहता है। तो ड्रिप या स्प्रिंकलर विधि यही है, छिड़काव विधि की। इससे पानी क्या होता है पूरे खेत में भी हो जाता है। जो परंपरागत तरीके से ट्यूबवेल से और पंपिंग सेट से नाली बनाकर सिंचाई करते उसमें पानी का नुकसान बहुत ज़्यादा होता था। तो जल बचत के लिए स्प्रिंकलर या ड्रिप विधि से सिंचाई करनी चाहिए। पहले ज़माने में किसान अपने खेतों की सिंचाई कैसे करते थे? आपको पता कि पहले ज़माने में किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए जल तालाब, झील, नदी, कुओं, नलकूप, नहर आदि से प्राप्त करते थे और अपने खेतों की सिंचाई करते थे। इस जल को अपने खेतों तक पहुंचाने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करते थे, जैसे बेड़ी, ढेकली, मोट जिसको घिरनी कहते हैं, रहट, चेन, पंप, ये सब सिंचाई करने के साधन हैं। जैसे इसमें आपको चित्र में दिखाई दे रहा है बेड़ी। बेड़ी क्या है? एक बड़ा सा ये जो है पानी रखने वाला बर्तन है, बड़ा सा पाट है, चमड़े का भी बन सकता है। इसमें जो किनारे पर रस्सी बांध दी जाती है, पानी में डुबाया जाता है, फिर बाहर ऊपर खींचा जाता है, खींचने के बाद जो नाली में गिरा दिया जाता है। यह था आपका रहट, रहट या पुरवट जिसको बोलते थे। इसमें ना कुएं के अंदर से पानी घिरनी के माध्यम से निकाला जाता था। बैल उस रस्सी को खींचते थे, आदमी खींचते खींचते थक जाएगा, बैल को हाँक देते थे, खींच के ले जाता था। पानी जब ऊपर आता था तो 2 आदमी पकड़ के उससे पानी को उलच देते थे और नाली के माध्यम से हो जाता था। ये बेड़ी हो गया, रहट हो गया। ये है मोट घिरनी। घिरनी की सहायता से पानी निकालना आसान हो जाता है। सीधे खींचेंगे और घिरनी से पानी खींचेंगे तो आसानी से निकल जाएगी। यह है ढेकली। ये सब बेड़ी, रहट, मोट, घिरनी, ढेकली, ये सब ना प्राचीन ज़माने में सिंचाई करने के एक साधन थे। अब ट्यूबवेल हो गया, आप लोग पाइप डाल के सिंचाई कर लेते हैं, सीधे खेत में पानी गिरा लेते हैं, या स्प्रिंकलर या ड्रिप विधि से सिंचाई कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, प्राचीन काल से जल की महत्ता, उसकी सफाई, उसके स्रोत, कुएं, तालाब, नहर, बावड़ी इत्यादि का निर्माण जनता की भलाई का कार्य समझा जाता था। भारतीय शासकों ने भी जल के महत्व को समझा और उसके प्रति जागरूक थे। मौर्य काल में लोग, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का काल, अशोक तक, जो मौर्य काल में लोग जल के महत्व को भली भांति परिचित थे और जल प्रबंधन की व्यवस्था उनकी उत्तम थी। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अभी आपसे पूछ दे प्रश्न कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? आप बताओगे पुष्यगुप्त ने। सम्राट अशोक ने क्या किया था भाई? जगह जगह पर कुएं खुदवाए, प्याऊ बनवाए। गुप्त शासकों के द्वारा भी जल के संरक्षण का कार्य किया गया। सम्राट स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य करवाकर लोगों को जल संकट से बचाया था। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने कुएं और जलाशय के साथ कई बड़ी नहरों का निर्माण कराया था, है ना। तो ये हो गई परंपरागत जमाने में, पिछले हमारे ऐतिहासिक काल में इन चीज़ों का वर्णन। अब हम लोग बात करेंगे कुछ, है ना। आइए, नमक तथा चीनी जल में घुल जाते हैं, चाक, पाउडर तथा रेत जल में नहीं घुलते। आपने देखा ना, शरबत बनाया हुआ नमक तथा चीनी जल में घुल जाते हैं, चाक, पाउडर तथा रेत में जल में नहीं घुलते हैं। जो पदार्थ द्रव में घुल जाते हैं उनको कहते हैं विलेय पदार्थ, जो पदार्थ द्रव में नहीं घुलते हैं उनको कहते हैं अविलेय पदार्थ। जिस द्रव में घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे आपने नमक को पानी में घोला तो नमक को विलेय कहेंगे और पानी को विलायक कहेंगे। आपने चीनी को पानी में घोला तो चीनी को विलेय कहेंगे और पानी को विलायक कहेंगे। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो द्रव में नहीं घुलते हुए अविलेय। जैसे चाक को आप पानी में घोल दीजिए, बालू को पानी में घोल, कभी घुलेगा नहीं, नीचे तलहटी में उसके जम जाएगा। किसी विलेय पदार्थ के घुलने पर ही क्या बनता है? विलयन बनता है। किसी विलेय पदार्थ के घुलने पर क्या बनता है भाई? विलयन बनता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूषित जल से होने वाली बीमारियां, उनके लक्षण एवं बचाव के तरीके। दूषित जल से होने वाली बीमारियां, उनके लक्षण और बचाव के तरीके। आइए देखते हैं, है ना। पेचिश, पेट में मरोड़ के साथ साथ बार बार दस्त होना, ये पेचिश का लक्षण है। पीने के लिए स्वच्छ जल का सेवन करिए, नमक पानी का घोल दीजिए, ORS का घोल दीजिए, पेचिश से बचेंगे, डायरिया से बचेंगे। टाइफाइड, तेज बुखार न लगना, तेज बुखार, भूख न लगना और सिर दर्द, है ना। स्वच्छ पानी का उपयोग करना चाहिए। प्रदूषित पानी पीने से भी टाइफाइड होता है। पीलिया, आँख, नाखून, पेशाब का पीला होना, भूख कम लगना, वोमिटिंग होना, है ना, ये सब पीलिया के लक्षण हो जाते हैं। पेयजल हेतु स्वच्छ जल का, ये गंदे पानी के उपयोग से ही पीलिया होता है। हैजा, ज़्यादा और लगातार उल्टी दस्त होना, उसको हैजा कहते हैं। स्वच्छ जल का उपयोग कीजिए, खाने पीने के पूर्व हाथों की
सफाई कीजिए। ये सब बचाव के उसके ज़रूरत है। तो पेचिश, टाइफाइड, पीलिया, हैजा, यह सब जो है प्रदूषित जल के पीने से होने वाली बीमारियां हैं। देखिए, मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना वह केवल 6 दिन तक जीवित रह सकता है, ऐसा मानना है। अपवादों की बात छोड़ दीजिए, हाँ, परंतु जल के बिना वह केवल 6 दिन तक क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। मनुष्य के भार का 70% भाग जल है। यदि इसमें से 1% की कमी हो जाए तो प्यास महसूस होने लगती है। यदि 5% की कमी हो जाए तो त्वचा सिकुड़ने लगती है, मुंह और जीभ सूखने लगती है। शरीर में 15% जल की कमी हो जाए तो निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो जाती है। अच्छा, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है भैया? 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत की जल नीति कब लागू की गई या कब बनाई गई? तो भारत की जल नीति 1987 में बनाई गई और 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? तो 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय जल नीति बनी, उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार की भी राज्य की जल नीति बनाई गई, ठीक ना। तो आप इन दोनों लाइनों को याद रखेंगे कि भारत की जल नीति 1987 में बनाई गई और 2002 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई। राष्ट्रीय जल नीति में क्या घोषित किया भाई? राष्ट्रीय जल नीति में जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा के रूप में माना गया है। जल का नुकसान और जल का अत्यधिक दोहन नहीं करना चाहिए। राज्य जल नीति में घरेलू आवश्यकताओं और पीने के पानी की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ना। लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता, आज भी लोग जो है प्रदूषित पानी पीने को विवश हैं, है ना। अब आइए बात करते हैं हरित क्रांति, इन्हें भी जाने। हरित क्रांति वर्ष 1966 से 77 तक, 1966 से 77। देखिए, कई बार बात होती है ना विवादों की, तो परिषदीय किताबों से ही प्रश्न बनने का यूपी टेट में एक चलन घोषित किया गया था, जो पिछली नीति थी। और जब विवाद हुए प्रश्नों पर, तो परिषद किताबों में, पिछले भर्तियों में परिषद की किताबों को तथ्य मानकर ही नंबर दिया गया, क्योंकि प्रतियोगियों ने या प्रतिभागियों ने दावा किया था कि परिषद में जो सही है उसी को हम मानेंगे। जब हम बच्चों को वही पढ़ा रहे हैं तो वो गलत कैसे हो सकता है, इसलिए आप इस तथ्यों को ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति वर्ष 1966 से 77 तक कृषि उत्पादन क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। हरित क्रांति आई, पहले हमारे देश में भूखमरी थी, पूरा अनाज नहीं था, है ना। तो ये समझ में आया कि अगर हम खेती में आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो कम से कम अपने देश के समस्त लोगों को 2 वक्त की रोटी तो मुहैया करा देंगे। इसी के लिए हरित क्रांति की योजना बनी। इसके उद्देश्य से अच्छे बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि की गई। हरित क्रांति का यही लाभ हुआ 1966 से 77 तक, है ना। अब आइए देखिए, हम लोग फसलें कितने, कई बार प्रश्न पूछ लेता है आपसे कि यह किस तरह की फसल है। तो आइए देखिए, हमारे देश में खेती कुल 3 तरीके से होती है। कुछ फसलें जुलाई और अगस्त में बोई जाती हैं और नवंबर में काटी जाती हैं। जुलाई अगस्त के प्रारंभ में बोई जाती हैं और नवंबर और दिसंबर में काट ली जाती हैं, वह खरीफ की फसल कहलाती है। जो फसलें जाड़े के प्रारंभ में नवंबर और दिसंबर में बोई जाती हैं और गर्मी के प्रारंभ में अप्रैल मई में काटी जाती हैं, वह रबी की फसल कहलाती हैं। फिर जो अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जुलाई अगस्त जैसे आपका स्कूल का सेशन स्टार्ट होता था तो खरीफ की फसल है ना। नवंबर दिसंबर जाड़ा आ गया तो रबी की फसल और गर्मी में काटी जाए। रबी माने गर्म होता है, सूरज होता है, रबी की फसलें। ऐसे भी आप टिक लगा के बैठा लीजिएगा, जो गर्मी में कटें वो रबी की फसलें हैं, जो जाड़े में कटें वो खरीफ की फसल हैं। और जायद क्या है, गर्मी में शुरू जब कट जाएगी, अप्रैल में कटेगा रबी वाला, तो तुरंत जब बोई जाएगी फसल वह जो जायद की फसल हो जाएगी, यानी कि अप्रैल से प्रारंभ होगी और जुलाई में काट ली जाएगी। फिर जायद के बाद फिर आ जाएगा आपका खरीफ का सिस्टम। तो खरीफ रबी जायद जुलाई से शुरू करिए, फिर जुलाई में आ जाइए, तो अब खरीफ का स्टार्ट हो जाएगा। यानी जुलाई से नवंबर दिसंबर तक खरीफ, फिर नवंबर से अप्रैल तक रबी, फिर अप्रैल से जुलाई तक जायद। हाँ, तो खरीफ रबी जायद 3 प्रकार की फसलें अक्सर बोई जाती हैं। तो खरीफ में फसलों में क्या है भैया, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, ये सब खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें इस गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, अरहर, राई, सरसों, आलू, ये सब रबी की फसलें हैं। इस समय किसका सेशन चलेगा, जून महीना का चल रहा ना। तो किसान अपने खेतों में बीज डाल चुके हैं, किसान पैडी तैयार कर चुके हैं। तैयार करने के लिए बीज डालें, अब जो है धान की रोपाई करेंगे। किसकी रोपाई करेंगे, धान की। बरसात होते ही धान को जो है ना
पानी की अधिक आवश्यकता होती है ना, तो धान की रुपाई शुरू हो जाएगी और धान नवंबर दिसंबर में आपका तैयार हो जाएगा। फिर जैसे धान कटेगा उसके बाद गेहूं की बुआई कर दीजिए। गेहूं जो है आपकी रबी की फसल है और धान जो है खरीफ की फसल है। इन फसलों को आप ध्यान रखेंगे। आइए, सब्जी से ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, ये सब जो है ना जायद की फसलें हैं। तो इस प्रकार से कृषि में हमारी 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। अब आइए, जैविक खाद किसे कहते हैं? जो सड़ी गली वनस्पतियों से, गाय के गोबर से, भैंस के जीव जंतुओं के गोबर से बनती और जैविक खाद होती है। गोबर की खाद हुई, कंपोस्ट की खाद हो गई, जैसे पत्तियां खेतों से निकलने वाली, पेड़ पौधों से निकलने पत्ती एक गड्ढे में दबा देते हैं। गड्ढे मतलब गड्ढे कोई कंपोस्ट का, तो उसमें दब जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है, तो एक खाद बन जाती है। नीम की खली की खाद भी डालते हैं। फूलों की जो खेती करते हैं ना, नीम की खली की खाद को ज़्यादा पसंद करते हैं। मलमूत्र की खाद, जैसे मान लीजिए गाय है तो गाय का गोबर हो गया, है ना। कुछ लोग मुर्गी पालन करते हैं, तो मुर्गी पालन की मुर्गी की बीट हो गई, वो भी बहुत अच्छे खाद की काम करती है ना। केचुए से तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट करते हैं। यह सब जैविक खाद हैं। क्या खाद हैं? इसमें किसी तरह के रसायन की या केमिकल की मिलावट नहीं है। पहले खाद यही सब पड़ते थे हमारे खेतों में, तब बीमारियां भी कम हुआ करती और हर चीज़ का स्वाद भी अलग था। लेकिन अब हम अपने खेतों में क्या डालते हैं? अधिक अन्न उपजाने के लिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने से यूरिया हो गया है ना। यूरिया का सूत्र पूछ देगा तो आप बता दीजिएगा NH2CO इसमें नाइट्रोजन होता है यूरिया में, है ना। पत्तियां जब पीली पड़ने लग जाती हैं तो नाइट्रोजन के छिड़काव फिर से हरी भरी हो जाती है। एक है अमोनियम सल्फेट। सल्फेट का ट्वाइस होना चाहिए, ठीक है, देखना पड़ेगा। DAP डाई अमोनियम सल्फेट। जिंक सल्फेट ZnSO4 जिंक सल्फेट, ठीक ना। और म्यूरेट ऑफ पोटास, ये सब रासायनिक उर्वरक हैं। अमोनियम का एक होता है, सल्फेट का 2 होता है, ठीक है ना। म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक ये रासायनिक खादों में आते हैं। डाई, जिसको आप लोग ना DAP कोई डाई बोल देते हैं शॉर्टकट में किसान भाई, है ना। डाई डालना, यूरिया डालना, पोटास डालना है, ये पोटास हो गया, ठीक है। ये रासायनिक खादों के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे खेतों की मिट्टी कैसी है। अपने खेतों की मिट्टी की अलग देखिए, एक बलुई मिट्टी होती है। मिट्टी के बड़े बड़े और बालू की मात्रा अधिक होती है ना। तो तरबूज, खरबूज, बाजरा जैसी खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें पानी नहीं लग पाता, तुरंत ये पानी को सोख लेती है। एक मिट्टी फिसलने वाली होती है जिसको चिकनी मिट्टी कहते हैं। मिट्टी का छोटे बालू की मात्रा अपेक्षा बालू बहुत कम हो जाएगा, हम चिकनी सी मिट्टी रहेगी। गेहूं, चना, मटर, धान के लिए ये खेती चिकनी मिट्टी अच्छी होती है। एक सिल्ट मिट्टी होती है, महीन कण वाली मिट्टी, बह के आती है मिट्टी ना, वो सिल्ट मिट्टी होती है। इसको गाद, सिल्ट का मतलब गाद भी होता है, जैसे नदियाँ नली नाले से बह करके जो मिट्टी आती है। महीन कण वाली मिट्टी आती है, बहते बहते कट जाती है। इसमें गेहूँ और गन्ना बहुत बढ़िया होता है। दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, तसिल्टी मिट्टी का ये मिला जुला रूप एक दोमट मिट्टी होता है। ये फसल उपजाने के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है। धान, कपास, गन्ना दोमट मिट्टी में होती है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बलुई मिट्टी के बारे में अलग से क्लासें होंगी और बहुत डिटेल से हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे, है ना। लेकिन आपको बेसिक परिषद के बुक के हिसाब से इसको भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, चीन में बहुत से लोग नाव पर बने घरों में रहते हैं, खाते पीते और सोते हैं। यह अपने लिए इसी पर सब्जियां उगाते हैं और मुर्गियां भी पालते हैं। इस घरों को सामपान कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सामपान कहते हैं। आपसे पूछे कि सामपान क्या है, तो भाई चीन तो बड़ा चर्चा में, अपने वुहान से लेकर कोरोना वायरस से लेकर एक अगली वीडियो बनेगी कोरोना वायरस पे, क्योंकि करंट में इतना ज़्यादा वो है कि उस पर ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या तब्दीलियाँ हुई, क्या क्या योजनाएं बनी, कौन कौन सी दवाइयाँ आई, कौन कौन सी वैक्सीन आई, कब ये पहला केस है, सब उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो करंट अफेयर्स वाले सेशन में हम उस पर बात करेंगे। चीन में बहुत से लोग नाव पर बने घरों में रहते हैं, है ना, खाते पीते और सोते हैं। ये अपने लिए इसी पर सब्जियां उगाते हैं और मुर्गियां पालते हैं। इन घरों को सामपान कहते हैं। हमारे यहाँ कश्मीर में होता है इसी तरीके की हाउस बोट। क्या होती है? हाउस बोट जिसको बोलते हो, है ना, नाव पर घर। यहीं पर जो नाव चलती है, पतली और लंबी नावें होती हैं, खूब लंबी सी, उसको कहते हैं शिकारा। क्या बोलते हैं? शिकारा। यहीं पर कश्मीर में लोग होते हैं कांगड़ी लेके चलते हैं। कांगड़ी एक छोटी सी अंगीठी अपने सीने के पास जलाए रहते हैं गर्म रहने के लिए, है ना। तो चीन में जो लोग नाव पर घर बनता है उसको सामपान कहते हैं। क्या कहते हैं? सामपान कहते हैं, ठीक ना।
अफ्रीका में एक आदिम जनजाति है भैया, वो पेड़ पर ही रहती है, उसको पिग्मी जनजाति है, उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। अब आइए जाइए बिना दीवार के घर। अमेजन के जंगलों में पानी बहुत बरसता है, बहुत गर्मी पड़ती है। अमेजन उमस से बचने के लिए यहाँ के लोग ताड़ की पत्तियों को खंभे से टिकाकर बड़ा गोलाकार छत बनाते हैं। इसमें दीवारें नहीं होती हैं, छतें बीच से खुली होती हैं। देख लीजिए भैया, ये छतें बीच से खुली होती हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है, बरसात है ना, उमस से बचने के लिए खुला रहेगा तभी तो उमस से बचें। लोग क्या करें, ताड़ की पत्तियों को खंभे से टिकाकर एक गोलाकार छत बनाते हैं, इसमें दीवारें नहीं होती हैं। इस तरीके का घर बन जाता है। छत रहेगा तो फिर बरसात से बचेंगे, जब दीवार नहीं रहेंगी तो उमस नहीं होगी, हवा का वेंटिलेशन होता रहेगा। जी हाँ, अब आइए बात करते हैं। बहुत प्रश्न पूछा गया कि सीएनजी किसे कहते हैं। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को सीएनजी कहते हैं। 200 से 250 किलोग्राम के संकुचित दबाव में गैसीय अवस्था में वाहनों की ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है सीएनजी, है ना। पेट्रोल और डीजल का बेहतर विकल्प है, इससे प्रदूषण सबसे कम होता है। सीएनजी का उपयोग कहाँ होता है भैया, वाहनों में होता है। इसका फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, नोट कर लीजिएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित, कंप्रेस मतलब संपीड़ित, दबाया हुआ, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जी मतलब गैस। सीएनजी शॉर्टकट में कहा जाता है ऐसा ऐसी गैस जिसको दबा करके भरा गया हो। सीएनजी में क्या क्या होता है, मीथेन होता है, ईंधन और प्रोपेन। मीथेन और प्रोपेन का होता है। यह गैस कैसी होती है सीएनजी, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और, है ना, ये हवा से भी हल्की होती है, इसलिए आप इसको खोल देंगे तो ये उड़ जाएगी। तो 200 से 250 किलोग्राम के दबाव पर वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है सीएनजी गैस। अब तो जगह जगह सीएनजी स्टेशन भी खुल रहे हैं, है ना, तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत ही उपयोगी है। आशा करता हूं कि ये वीडियो का थोड़ा सीएनजी के बारे में और तथ्यों को देख लीजिए। सीएनजी से लाभ क्या क्या है। सीएनजी का उपयोग डीजल और पेट्रोल इंजन के वाहनों में किया जा सकता है। सीएनजी से प्रदूषण काफ़ी कम फैलता है और पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों की तुलना में सीएनजी का खर्चा भी कम आता है। पर्यावरण के लिए सीएनजी गैस अच्छी मानी गई। पेट्रोल और डीजल की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑर्गेनिक गैस कम उत्सर्जित करती है ना। ये प्रदूषण करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट लाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब जो है ना, इन गैसें प्रदूषण फैलाती हैं। तो इस सीएनजी की वजह से इनका उत्पादन कम होता है वाहनों से, इसलिए सीएनजी हमारे लिए लाभदायक होती है। पर्यावरण के अगले बेसिक डोज में हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो लंबा हो चला है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।